2 जगहें अलॉट करी गई थी यूजीआर के लिए, अंडरग्राउंड रिजर्वॉयर के लिए। एक नई बस्ती में वो गधे वालों की ज़मीन करके एक जगह है, मतलब एक जगह है जिसको अलॉट करवाया गया था उसी टाइम पे कि यहाँ पे अंडरग्राउंड रिजर्वॉयर बनेगा। वहाँ पे इस वक्त मेरे ख्याल से आप लोगों के इल्म में होगा कि वहाँ फ्लैट बनाया जा रहा है, जो अभी हमारे नुमाइंदे हैं उनकी तरफ से और जो एक्स काउंसिलर साहब थे उनकी तरफ से। वहाँ फ्लैट बन रहा है, बिल्डिंग बन रही है जिस ज़मीन के अंडर, जिस ज़मीन के नीचे अंडरग्राउंड रिजर्वॉयर बनना था जिसमें पानी कलेक्ट होता और वो पानी प्रेशर वहाँ से, ये वही बात हो गई। देखिए आप अपने फ्लैट में आपने लाइनें तो खींच दी पानी की, लेकिन आपने समरसेबल का पंप का कनेक्शन नहीं कराया, पानी कैसे आएगा घर में? झूठ से दूर, खबरों से भरपूर। बहुत अनफॉर्चुनेट बात है कि जब हम अपने इलाके की बात करते हैं जहाँ मेजॉरिटी पॉपुलेशन मुसलमानों की है, तो हम डेवलपमेंट के नाम पे हमारी सोच वहीं तक सीमित रह जाती है कि कूड़ेदान, नाली, गंदगी, सीवर। डेवलपमेंट के नाम पे हम हॉस्पिटल और स्कूल्स या कम्युनिटी सेंटर्स या स्यूइंग सेंटर्स या टॉयलेट्स की बात है, ये सब चीज़ों को बहुत बाद में आती हैं हमारे लिए और स्पेशली इस वार्ड के लिए। क्योंकि हकीकत बात यह है कि जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं, बेसिक फैसिलिटीज़ जो हर इंसान का राइट है, चाहे वो किसी भी क्लास, कम्युनिटी, रिलीजन का हो, उससे महरूम रखा गया है यहाँ के लोगों को। तो लौट फिर के फिर वही बात आ जाती है कि पहले इन चीज़ों को रिजॉल्व किया जाए। बेसिक्स हैं ये, इनको रिजॉल्व नहीं करेंगे। अब कूड़े के ढेर के ऊपर तो आप एक हेल्थ सेंटर नहीं, एमसीडी की डिस्पेंसरी नहीं खोल सकते। जब उसे रिजॉल्व करेंगे कूड़े को, तभी उस जगह पे कोई चीज़ हो सकती है, चाहे उसकी ब्यूटिफिकेशन हो, चाहे वहाँ पार्क बनना हो, लाइब्रेरी बनना हो, या कोई भी चीज़ करी जा सके। गार्बेज पे ऊपर देखिए, स्पेशली ये 2 डंपिंग, अब तो ये 2 की बात ही नहीं है। अगर आप लोगों के इल्म में हो तो ओखला विहार और जनता फ्लैट के बीच में भी एक बहुत बड़ा डंपिंग ग्राउंड एक और बन चुका है। इसी तरह बीच बीच में छोटे छोटे ग्राउंड्स बन रहे हैं, डंपिंग ग्राउंड, जो कि अब बड़े होते चले जाएंगे अगर उन पर ध्यान नहीं दिया गया वक्ती तौर पे। तो जैसे कि वो कॉम्पैक्टर की बात करी गई, जो गार्बेज कॉम्पैक्टर, वेस्ट कॉम्पैक्टर होता है, हमारी कोशिश यही है कि देखिए सबसे पहली बात, एमसीडी के जुरिस्डिक्शन में ऑलरेडी लिमिटेशंस हैं, बट व्हेन इट कम्स टू अनऑथराइज कॉलोनीज़ तो और ज़्यादा लिमिटेशंस आ जाती हैं। अनऑथराइज कॉलोनी के लिए फ़ंड निकालना ही बहुत बड़ी एक जहमत होती है, क्योंकि वही मेयर और वही स्टैंडिंग कमेटी जो फंड्स अलॉट कर रहा है, सैंक्शन करता है और जगहों के लिए, उन्हीं प्लान्स के लिए, जब जैसे ही अनऑथराइज कॉलोनीज़ की बात आती है वो फंड्स की अमाउंट कम हो जाती है बहुत हद तक। तो यही हमारी कोशिश है। जैसे कि इन्होंने कहा कि लीडर ऑफ पार्टी अगर हम बनते हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन तो ऑफ कोर्स अगर आपका मेयर बनता है तो बीजेपी का बनेगा या जैसे भी, लेकिन अगर लीडर ऑफ पार्टी किसी तरह, अगर पार्टी की तरफ से फैसला होता है कि हमें चुना जाए, तो ऑफ कोर्स हमारी पावर्स बढ़ जाएंगी और स्पेशली हमारे वार्ड में जितना हम काम करा सकेंगे वो बहुत इफ़ेक्टिव हो जाएगा कई तरीक़ों में। और गार्बेज इश्यूज़ पे देखिए वही बात मैं बार बार कह रही हूँ, और ये तो मैंने खुद अब विटनेस भी कर लिया, कई लोगों ने मेरे साथ विटनेस किया। अभी 1 हफ़्ते पहले के करीब हमने 8 नंबर पे ही 2 गाड़ियाँ पकड़ी गार्बेज की, जो जसोला से एनिमल वेस्ट लेकर आ रहे थे, जो वहाँ पे मीट शॉप्स वगैरह या जो भी तरह का ड्रम्स में भर के एनिमल वेस्ट लाए थे। उनको रात के 10:30 बजे हमने वहीं पे ही पकड़ा 8 नंबर पे, और उनको थोड़ी उन पर सख्ती करी गई। जो मैं बात बार बार इलेक्शन में कह रही थी कि ये सिर्फ हमारे वार्ड का कूड़ा नहीं है, ये दूसरे वार्ड से आके यहाँ पे डाला जाता है, चाहे वो अलीगांव हो, चाहे खादर, चाहे सरिता विहार, चाहे जसोला। इस पे रोक लगाना बहुत ज़रूरी है। आप ये समझिए 70% कूड़ा, इस जो इतना बड़ा ये स्ट्रेच है, इसमें 70% कूड़ा बाहर के वार्ड्स का है। हमने जब से हम जीते हैं तब से हमारा फोकस इसी पे रहा है कि सबसे पहले इस पे रोक लगाई जाए, ये बहुत ज़रूरी है। आप अपने एरिया का कूड़ा तभी मैनेज कर सकते हैं जब आपके एरिया का कूड़ा ही वहाँ पे डले। बाकी वार्ड्स का एरिया अगर कूड़ा आएगा वहाँ पे तो आप नहीं मैनेज कर पाएंगे उसे, और यही हाल होगा कि फिर 1 महीने बाद सड़क ब्लॉक हुई भी होगी कूड़े से। तो इस पे हमने बहुत हद तक काम किया है, और अगर आपने ध्यान दिया हो अलशिफा पे भी आप लोग शायद ध्यान देंगे, काफ़ी हद तक यहाँ पे सफाई हो रही है ऑलमोस्ट। आज तो काफ़ी चेंज आपको दिख रहा होगा। और यूपी इरिगेशन से हम लोगों ने जिस दिन एमसीडी वर्कर्स का लंच रखा था उस दिन भी बात हुई थी, उसके अलावा भी बात चल रही है। 60-70% तक वो लोग मान गए हैं एक कूड़ेदान बनाने के लिए अलशिफा के सामने। लेकिन देखिए बात मैं फिर वही कहूँगी कि उनसे भी और मीटिंग्स होंगी और कन्विंस करेंगे उन्हें अच्छी तरह से कि वो इस चीज़ पे काम करें फ़ौरन तौर पे। अगर इंशाल्लाह कोशिश पूरी रहेगी।
और बात देखिए वही आ जाती है, सिर्फ डंप यहाँ पे कूड़ेदान बनाना इशू नहीं है, प्रॉब्लम वही आ जाती है कि किस तरह यहाँ पे और वार्ड से कूड़ा डंप हो रहा है। और गार्बेज पिकिंग का जो इशू है सबसे बड़ा, गाड़ियों की तादाद कम है, गार्बेज पिकर्स की तादाद कम है। जहाँ अगर किसी वार्ड में 100 गार्बेज पिकर्स दिए जाते हैं तो जैसे ही अनऑथराइज कॉलोनी का नाम आता है वही वो तादाद 40 पे आ जाएगी। इसको ऑफ कोर्स हमें मैनेज करना है किसी भी तरह से। लेकिन देखिए अभी जब से हम जीते हैं, अभी तो हम सिर्फ एक इलेक्टेड कैंडिडेट मतलब वो हैं काउंसलर, हमारी ऑफिशियल डेजिग्नेशन काउंसलर की ओथ के बाद होगी जो कि 6 तारीख को है। हम अभी से अपने प्राइवेट लेवल पे, हमने ये एमसीडी के कर्मचारी नहीं हैं, ये हमारी प्राइवेट तौर पे हम अपने पैसों से हमने लेबर लगाई है जो कि काम कर रहे हैं। सुपर सक्कर मशीन हमने मंगवाई इसी वजह से कि जो भी सीवर की प्रॉब्लम्स हैं ये सब हैं। कोशिश यही रहेगी, एक बार इंशाल्लाह ओथ हो जाएगी कि जब हमारे पास एक लिस्ट आएगी कि कितने वर्कर्स अलॉटेड हैं इस वार्ड में, क्योंकि एरिया थोड़ा सा बड़ा हुआ है, इसमें ओखला विहार, नून नगर की गलियाँ, अजमल बाग, मुजीब बाग ऐड किया गया है। तो उस हिसाब से अब हमें देखना है कि कितने हमें अलॉटेड वर्कर्स हैं, उस हिसाब से किस एरिया को किस तरह कवर कर सकते हैं। फिर चाहे वो झाड़ू लगाने का मसला हो, चाहे वो गलियों में से कूड़ा उठाने का मसला हो, चाहे वो डस्ट का इशू हो, या जो भी इश्यूज़ हैं उनको किस तरह से मैनेज किया जा सकता है। इस पे बैठ के मैं आप लोगों के साथ दोबारा मीटिंग करूँगी। वेट इसी बात का है कि ओथ हो जाए, हमें एक सिस्टम हमारे अंडर आ जाए, हमें पता चल जाए, फिर उस हिसाब से हम लोग और उस पर डिस्कशन कर सकते हैं कि इसको किस तरह रिजॉल्व किया जा सकता है। और देखिए स्कूल का, हाँ, कॉम्पैक्टर का जो वो है बात, देखिए इम्पॉसिबल नहीं है कोई भी चीज़, कॉम्पैक्टर लाया जा सकता है, यहाँ वो मशीन लाई जा सकती है, कोई ऐसी इम्पॉसिबल बात नहीं है। अगर सही तरीके से प्रेशर बनाया जाएगा, अगर सही तरीके से, जैसे कि ये बात रखी गई कि मेयर के सामने के अलावा जो हाउस में बात हो रही है उसके अलावा अगर हम जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स हैं जिनके पास ये अथॉरिटी है, अगर हम उनसे सही तरीके से बात करें तो ये भी किया जा सकता है, इसमें कोई इम्पॉसिबल सी बात नहीं है। तो इस पर भी हमारी पूरी कोशिश है कि एटलीस्ट एक 8 नंबर पे एक कॉम्पैक्टर हो आपका यहाँ अबुल फजल के सामने, हॉस्पिटल से थोड़ा अलग हट के, हॉस्पिटल के सामने नहीं, उससे थोड़ा सा आगे या पीछे की तरफ, जहाँ पे भी ज़मीन सही लगेगी हमें कि वहाँ पे एक हो। एक नई बस्ती के पास भी मेरी कोशिश है कि वहाँ पे हो। एक ये ओखला विहार हो, जनता फ्लैट के, आप वहाँ देखेंगे एक प्लॉट सा है, वहाँ पे खाली एरिया है, वहाँ पे भी एक मशीन बहुत आराम से आ सकती है। तो ये कुछ जगहें हैं जहाँ पे हम प्रपोज़ल रेडी कर रहे हैं कि इसको किया जाए। दूसरी बात देखिए, जो ये सीवर और पाइपलाइन का मसला है, बहुत हद तक कुछ एरियाज़ में, स्पेशली आज सुबह से कम 5-6 कंप्लेंट सिर्फ डी ब्लॉक की आई हैं हमारे पास अबुल फजल की, क्योंकि वो जो पूरी सीवर लाइन है वो पूरी ही फॉल्टी हो चुकी है, उसको पूरे को ही चेंज करने की ज़रूरत है। इसी तरह से हम इंशाल्लाह दोबारा से मैपिंग करेंगे पूरे एरिया की, जहाँ पूरी सीवर लाइन चेंज करने की ज़रूरत है वहाँ पूरी चेंज करवाई जाएगी, या जहाँ पे सिर्फ मैनहोल्स की क्लीनिंग की दिक्कत है या सीवर क्लीनिंग की दिक्कत है वहाँ पे हम सीवर को सफाई के उसमें लगेंगे। प्रॉब्लम जो हमें अभी आ रही है, जो हमने जितनी सफाइयों के लिए काम स्टार्ट किया है मैनहोल्स में या सीवर का, उसके अंदर से मलबा निकल रहा है, सीमेंट की बोरियाँ निकल रही हैं, मलबे निकल रहे हैं। तो देखिए ये तो यहाँ जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, थोड़ा सा ये जिम्मेदारी सबकी ज़िम्मेदारी है, ज़िम्मेदार लोगों को ये चीज़ पे ध्यान देना है कि चाहे कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा हो या जिस तरह की भी, जिस वजह से भी उसके अंदर मलबा और सीमेंट की बोरियां जा रही हैं, उस पर रोक लगाई जाए। मैं तो हर गली में खड़े होकर ये नहीं देख सकती कि कौन से मैनहोल में कितनी बोरियां डाली जा रही हैं या कितना मलबा डाला जा रहा है। ये तो वहीं के ज़िम्मेदार लोगों को इस पर नज़र रखने की ज़रूरत है, और बल्कि जो ये काम कर रहे हैं उनको थोड़ी सी ये जिम्मेदारी लेने की ज़रूरत है इस चीज़ के ऊपर, क्योंकि अगर इसी तरह से काम होता रहा तो फिर हमारे लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा कि हम सफाई करवाएं। एक हम मैनहोल सफाई करवा के जाएंगे, अगले दिन ही उसमें दोबारा से अगर इस तरह की वो होगी तो फिर किस तरह यहाँ पे होगा। लोगों का हमें पूरा सपोर्ट चाहिए। और स्कूल्स और जो हॉस्पिटल्स की बात है, तो देखिए एक स्कूल है यहाँ पे, उसमें अंदर जगह है कि उसको एक्सपैंड किया जा सके, अगर आप लोगों को ध्यान हो, उसमें अंदर जगह है, उसको बढ़ाया जा सकता है, उसी में और कंस्ट्रक्शन किया जा सकता है, उसको एक्सपैंड करके उसमें तादाद बढ़ाई जा सकती है बच्चों के लिए। अगर नई ज़मीन अलॉट नहीं हो पा रही है स्कूल के लिए तो फ़िलहाल उसी एग्जिस्टिंग स्कूल में हम ये काम कर सकते हैं, जिसके लिए मैं प्रपोज़ल अभी से रेडी कर रही हूँ कि उसको किसी तरह एक्सपैंड किया जाए और उसमें बच्चों की तादाद, और स्पेशली जो अथॉरिटीज़ हैं कि टीचर्स, जैसे कि आप लोगों ने भी बात कही कि कई स्कूलों में प्रिंसिपल्स नहीं हैं और टीचर्स नहीं हैं और जो सब्जेक्ट्स का इशू है और बहुत चीज़ें हैं,
उस पर भी इंशाल्लाह फिर हम उसी तरह से करेंगे। बट क्योंकि एक एग्जिस्टिंग स्कूल है और उसमें ये प्रोविज़न है कि उसको एक्सपैंड किया जा सकता है, बच्चों की तादाद उसमें बढ़ाई जा सकती है, तो इस पर क्यों ना काम किया जाए। वो ज़्यादा ईजी रहेगा इस वक्त करना रादर दैन एक ज़मीन अलॉट कराना। वो भी हम करवाएंगे, ऐसा नहीं है कि मैं उससे मना कर रही हूँ, बट शुरुआत इंशाल्लाह इस तरह से करेंगे कि उस पर काम करें और फिर आगे काम करें। और देखिए, ये तो मेरे जुरिस्डिक्शन में नहीं आता है जो एक पाइपलाइन का इशू है, पानी का इशू है। हमारे पास ऑलमोस्ट 10 कॉल्स तो आती हैं पानी को लेके, लेकिन प्रॉब्लम देखिए फिर वही है कि आप लोग, क्योंकि आप सब जिम्मेदार लोग हैं, ये आवाज़ तो आप लोगों को भी उठानी बहुत ज़रूरी है। और एज अ काउंसलर, आपके नुमाइंदे के तौर पे मैं तो पूरी तरह इस पर आवाज़ उठा ही रही हूँ और आगे भी उठाऊँगी कि आप लोग वाकिफ़ हैं कि जो भी प्लान पास हुआ था 8 साल पहले LNT का 450 करोड़ का, हमारे वालिद साहब ने करवाया था पास। सीवर का जो प्लान था वो 8 साल लेट चल रहा है। और ये भी आप लोग वाकिफ़ हैं कि टेढ़े मेढ़े सीवर किसी भी तरह से डाले जा रहे हैं, जिसने जहाँ बता दिया, जैसे बता दिया उसको वैसे डाला जा रहा है। कोई बड़ा ऑफिसर ओवरलुक करने के लिए नहीं है इस एरिया में। उस प्लान को जल्दी जल्दी सीवर लाइंस को डाल के दबाया जा रहा है। कोई देखने के लिए नहीं है कि किस तरह से लाइनें डल रही हैं, टूट रही हैं, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। ये बहुत प्रॉब्लमैटिक चीज़ है। जबकि अगर आप उस टेंडर को देखें, उस टाइम पे टाटा कंसल्टेंसी से 2 करोड़ रुपए देके सिर्फ मैपिंग कराई गई थी इस एरिया की। सिर्फ मैपिंग के 2 करोड़ दिए गए थे कि किस तरह से लाइंस डलनी है। लेकिन अब क्या हो रहा है, काम बहुत ख़राब तरीके से हो रहा है। मैं चाहती हूँ आप लोग थोड़ा सा इस पर भी आवाज़ उठाएं। मैं तो उठा ही रही हूँ, हमारे वालिद साहब भी इस पर आवाज़ उठा रहे हैं। बट इससे क्या होगा, ये अभी तो करके चले जाएंगे जैसे तैसे काम, आगे जाके फिर दोबारा प्रॉब्लम्स आप लोगों को आएंगी। और अगर इंशाल्लाह हम आपके नुमाइंदे के तौर पे आते हैं आगे जाके 2 साल बाद, तो फिर हमें प्रॉब्लम आएगी, फिर पब्लिक को प्रॉब्लम आएगी, दोबारा से सारी सड़कें उधेड़ी जाएंगी, दोबारा से सारे सीवर को वो किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट पे भी मेरे ख्याल से एक अवेयरनेस करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अवेयरनेस की बात हो रही है कि हर तरीके से हर चीज़ पे अवेयरनेस हो। बाकी देखिए, पानी का भी, जो पानी की लाइंस डल गई हैं, प्रॉब्लम एक बहुत बड़ी जो है कि एक जो अंडरग्राउंड रेजर्वॉयर बनना ज़रूरी है। आपने लाइनें तो डाल दी पानी की, लेकिन सोनिया विहार से जो डायरेक्ट पानी छोड़ा जाता है वो पाइपलाइंस में नहीं छोड़ा जाता है, अंडरग्राउंड रिजर्वॉयर में पानी इकट्ठा होता है, जो फिर दिन में टाइमली छोड़ा जाता है पानी, जो पाइपलाइंस में जाता है। जो सुबह में हम लोग मोटर चलाते हैं कि सुबह में पानी आ रहा है या रात को पानी आएगा, जो टाइम होता है म्यूनसिपैलिटी के पानी का। 2 जगहें अलॉट करी गई थी UGR के लिए, अंडरग्राउंड रिजर्वॉयर के लिए। एक नई बस्ती में वो गधे वालों की ज़मीन करके एक जगह है, मतलब एक जगह है जिसको अलॉट करवाया गया था उसी टाइम पे कि यहाँ पे अंडरग्राउंड रिजर्वॉयर बनेगा। वहाँ पे इस वक्त मेरे ख्याल से आप लोगों के इल्म में होगा कि वहाँ फ्लैट बनाया जा रहा है, जो अभी हमारे नुमाइंदे हैं उनकी तरफ से और जो एक्स काउंसलर साहब थे उनकी तरफ से। वहाँ फ्लैट बन रहा है, बिल्डिंग बन रही है, जिस ज़मीन के अंडर, जिस ज़मीन के नीचे अंडरग्राउंड रिजर्वॉयर बनना था, जिसमें पानी कलेक्ट होता और वो पानी प्रेशर वहाँ से, ये वही बात हो गई। देखिए, आप अपने फ्लैट में आपने लाइनें तो खींच दी पानी की, लेकिन आपने समरसेबल का पंप का कनेक्शन नहीं कराया, पानी कैसे आएगा घर में फिर? इस बात को हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, ये सब मेरे जुरिस्डिक्शन में नहीं है, मैं इसलिए वही अवेयरनेस वाली बात है। आप लोग मुझसे चाहते हैं कि मैं बहुत चीज़ों पे अवेयरनेस फैलाऊं, तो ये मैं भी चाहती हूँ कि आप लोग भी इन चीज़ों का मुद्दा उठाएं और इस पे अवेयरनेस थोड़ा सा करें, क्योंकि ये बहुत मेजर मुद्दे हैं। गार्बेज का और ये सब मुद्दे भी हैं, पानी का मुद्दा जिसकी वजह से यहाँ के लोग जूझ रहे हैं बहुत वक्त से, उसको बहुत बुरी तरीके से मैनेज किया जा रहा है यहाँ पे। अब वो लाइंस डाल के दबा दी जाएंगी, फिर दिक्कत वहीं रहेगी, पानी नहीं आने वाला है यहाँ पे जब तक वो नहीं बनेगा। सिस्टम ही वही है, बनना ही ऐसे ही है। बाकी देखिए, जो रोड्स वगैरह की बात है कि जैसे कि नूर नवाज सर ने कहा कि बिल्डिंग्स के जो छज्जे हैं वो आगे निकल जाते हैं, ये फिर आप लोगों की ज़िम्मेदारी है। मैं जाके एक सड़क पे, एक घर में, एक गली में या एक इलाके में जाके इस चीज़ पे बात कर सकती हूँ, लेकिन वो बिल्डिंग तो दूसरे लोग बना रहे हैं, यहाँ के रेजिडेंट्स बना रहे हैं, अपने अपने लिए बना रहे हैं। ये तो फिर वही ज़िम्मेदारी और अवेयरनेस वाली बात आ गई है। मैं इस पर ऑफकोर्स मेरा जो ज़िम्मेदारी है, मैं आई कैन आस्क पीपल, आई कैन रिक्वेस्ट देम कि आप इस तरह से थोड़ा इस पर ज़िम्मेदारी से काम लीजिए। बट देन अगेन इट इज़ इन देयर हैंड्स दैट दे हैव टू बी कॉशियस ऑफ, दे हैव टू थिंक अबाउट एवरीथिंग कि किस तरह से उन बिल्कुल बनाएं घर, किसी पे कोई रोक नहीं है, हर आदमी का हक है, लेकिन उससे वही दूसरे को मसला नहीं होना चाहिए। कोशिश यही है कि
जैसे भी हमारे बस में होगा हम करेंगे इस पे भी। और बाकी लोगों को देखिए, मैं बार बार ये कह रही हूँ कि सपोर्ट मुझे बहुत चाहिए यहाँ के लोगों का। एक अकेला आदमी डेवलपमेंट नहीं करा सकता, एक सिस्टम के साथ मिलके भी नहीं करा सकता। जब तक आवाम जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं होगी, मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा काम कराना। मैं ये नहीं कह रही मैं नहीं करा पाऊँगी काम, लेकिन मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी बहुत ज़्यादा कि फिर इसको कहो उसको कहो, ये नाराज़ हो गए वो नाराज़ हो गए। आप सबको मेरे साथ मिलके चलना है ना, यहाँ कोई नाराज़गी की बात आनी चाहिए। क्योंकि देखिए, आप आवाम जो है वो आप जहाँ रह रहे हैं उसी की बात है, इलाके की बात है। सबको ज़िम्मेदार, साहब सब जिम्मेदार लोग हैं, सबको एकजुट होकर चलना है। यहाँ अपने पर्सनल बेनिफिट्स को थोड़ा सा साइड रख के हमें कम्युनिटी के बारे में सोचने की बहुत ज़रूरत है। NGOs हैं, RWAs हैं, सबको ज़िम्मेदारी लेने की ज़रूरत है। और इंशाल्लाह जिस तरह से ये मीटिंग्स हुई है, मेरी कोशिश यही है कि हर 15 दिन में एक मीटिंग RWAs के साथ करी जाए, एक मीटिंग NGOs के साथ करी जाए। और एक जो मेरा पर्सनल एक अलग से है कि मैं हर ब्लॉक में जो कुछ ज़िम्मेदार औरतें हैं जो NGOs चला रही हैं या जो इन्फ्लुएंशियल आवाज़ हैं, उनके साथ मिलके मैं सिर्फ औरतों की कुछ मीटिंग्स रखना चाहूँगी जहाँ पे औरतें अपने इश्यूज़ रखेंगी। इस तरह से देखिए, मैं पूरी तरह पहल करूँगी इंशाल्लाह, लेकिन मुझे दूसरी तरफ से भी पूरे सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मेरे अकेले पहल से कुछ नहीं हो पाएगा जब तक कम्युनिटी का मुझे सपोर्ट नहीं मिलेगा। रही बात जो फेंसिंग की बात है, और इन चीज़ों पे भी आवाज़ उठाएंगे, हर चीज़ पे आवाज़ उठाई जाएगी। यूपी इरिगेशन से हम इस बात पे ही बात करेंगे। प्रायोरिटीज़ देखिए वही हैं, फिर मैं उसी बात पे आऊँगी। गार्बेज का इशू या ये सब इशू, नालियों के, सीवर के, मैनहोल्स के। अच्छा, मैनहोल का ये है कि जैसे हमारी ओथ हो जाएगी, हमें ढक्कन, वो जो ढक्कन की बात हुई थी कि वो वहीं से MCD से फिर हम डिमांड करेंगे कि हमें कितने ढक्कन चाहिए, क्या है वो, तभी हमें मिलेगा। एक बार इंशाल्लाह ओथ हो जाए उसके बाद वो होगा। वो भी हम हर गली में वही मैपिंग कराएंगे कि कहाँ किस जगह पे चेंज होने की ज़रूरत है। मेरे ख्याल से मेजॉरिटी जगहों पे ही बदलने की ज़रूरत है जो हालात हैं इलाके में। बाकी स्ट्रीट लाइट्स का जो एक पॉइंट था, तो ये जो आपने स्ट्रेच बताया था ये वाला रेत के टीले से, सिर्फ ये वहाँ इशू नहीं है। आप देखेंगे जब 40 फुट आप एंटर करेंगे, तो जहाँ तक जब ये सब कैफ़े रेस्टोरेंट शुरू होते हैं, उससे पहले का पूरा स्ट्रेच अंधेरे में है। मेरे ख्याल से आप लोग के इल्म में होगी ये बात। उस पर भी करना है। प्रॉब्लम यह है जो एग्जिस्टिंग स्ट्रीट लाइट्स हैं उन पे काम नहीं हुआ है, वो बंद पड़ी हैं तो वो बंद पड़ी हैं। जो बल्ब्स फ्यूज़ हो गए हैं तो फ्यूज़ है, कोई चेंज नहीं कर रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। सबसे पहले तो उनको ही चालू करवाया जाएगा दोबारा से, और उसके बाद जहाँ ज़रूरत लगेगी वहाँ पे नई स्ट्रीट लाइट्स भी हम इंस्टॉल करवाएंगे इंशाल्लाह। और लाइब्रेरी का एक पॉइंट शायद मैंने भी रखा था उस दिन कि लाइब्रेरी की वो जो जगह है, देखिए उस जगह पे एक मेरी जो कोशिश है कि थोड़ा सा उधर हट के, और कि एक कॉम्पैक्टर हम वहाँ पे भी चाह रहे हैं कि वहाँ पे कॉम्पैक्टर भी आ सके अगर पॉसिबल हो। और रही बात लाइब्रेरी या कोई कम्युनिटी सेंटर की, या औरतों के लिए कोई जगह अलॉट कराने, मेरा एक ये पहले भी था इलेक्शन से कि कोई ऐसी जगह नहीं, एक सेफ़ स्पेस नहीं है औरतों के लिए जहाँ औरतें इंटरेक्ट कर सकें अपने बैठ के, कोई सोशल इंटरेक्शन की जगह नहीं है या कुछ। तो अगर हो सकता है तो हम उसी जगह में अलग सेक्शंस बना सकते हैं औरतों के लिए, आदमियों के लिए, या जैसे भी उस ज़मीन को हम यूटिलाइज़ खैर कर सकते हैं। वो एक अच्छी जगह है और ईज़िली एक्सेसिबल है। उस पर इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हम उसे अलॉट करा सकें उस काम के लिए। और ऑफ कोर्स विमेन सैनिटाइजेशन, उस पर भी काम करना है। पिंक टॉयलेट्स क्योंकि नहीं है इस इलाके में, मेरा ये फोकस रहा है। और सिर्फ पिंक टॉयलेट नहीं, पब्लिक टॉयलेट भी नहीं है कोई, एक हमें पब्लिक टॉयलेट के लिए भी जगह अलॉट करवानी है, वो भी बहुत बड़ा एक मुद्दा है। और इनफैक्ट जिस दिन हमारे यहाँ लंच था MCD वर्कर्स का, उस दिन औरतों ने मुझसे आके ये बात कही कि हमें बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। जो MCD की वर्कर्स थी उन्होंने कहा कि अगर पॉसिबल हो तो एक टॉयलेट आप बनवा दीजिए, क्योंकि हमें बड़ा मसला है। हमें तो कोई घरों में भी नहीं जाने देता बाथरूम के जाने के लिए, और हमें ये बहुत बड़ा एक इशू है कि यहाँ कोई पिंक टॉयलेट नहीं है। और खाना खाने के लिए भी बोली कि हमें सड़कों के किनारे बैठ के खाना खाना पड़ता है, या किसी दुकान के बाहर सीढ़ियों पे बैठ के हमें खाना खाना पड़ता है। कोई उन्हें बैठने की जगह भी नहीं है कि वो बैठ के अपना लंच कर सके। तो कितनी औरतों ने कहा कि हम तो खाना लेके नहीं आते, जगह ही नहीं है कहाँ बैठ के खाएं, तो हम घर जाके ही खाते हैं फिर बाद में। तो ये तो चलिए सिर्फ उनकी प्रॉब्लम है, लेकिन ये आई थिंक मेजॉरिटी औरतों के साथ इशू है कि एक टॉयलेट होना बहुत ज़रूरी है। इस पे भी इंशाल्लाह काम करा जाएगा। देखिए प्रपोजल्स हमारे रेडी हैं
एक बार इंशाल्लाह ओथ हो जाएगी, मैं खुद दोबारा एक मीटिंग रखूँगी आप सबके साथ ही। ओथ के बाद एक बार हमारा हाउस स्टार्ट होगा कि हम कुछ प्रपोजल्स देंगे, वहाँ से जो भी जवाब आएगा, जिस तरह से भी कुछ प्रपोजल्स पास होंगे, जिस पे नहीं होगा मैं फिर आप लोगों के साथ बैठ के उस पर डिस्कशन करूँगी कि भाई हमने ये रखा था, उस पर वहाँ से ये जवाब आ रहा है या ये हो रहा है। आप लोग ऑफ कोर्स मुझसे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, आपकी गाइडेंस की और सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो उस हिसाब से आप लोग जिस तरह भी सजेस्ट करेंगे, जो भी आप लोगों के वो होंगे, इंशाल्लाह उसको पूरी तरह से कंसिडर किया जाएगा और मैं उसको फिर आगे रखूँगी। और देखिए, रही ब्यूटिफिकेशन की बात, ब्यूटिफिकेशन बिल्कुल लास्ट हमारा स्टेप होगा, क्योंकि जब तक ये चीज़ें रिजॉल्व नहीं होंगी तो ब्यूटिफिकेशन नहीं कर सकते हम किसी भी तरह का। और साइमल्टेनियसली अगर कहीं लगा कि यहाँ ब्यूटिफिकेशन हो सकता है और इफ़ेक्टिव रहेगा तो इंशाल्लाह फिर वो भी करेंगे। लेकिन जैसे कि ये जो पूरा स्ट्रेच है 8 नंबर का, अभी हमने इस पर क्या किया है, हमने मलबा और मिट्टी मंगवा के यहाँ पे ट्रक से डलवाई। पीछे की तरफ आप देखेंगे गड्ढा हुआ है बिल्कुल, उसके अंदर गार्बेज भरता चला जा रहा है। हम उसको उसकी लैंड फिलिंग करा के उसको लेवल करने की कोशिश कर रहे हैं। और आप देख रहे होंगे मिट्टी और मलबे की वजह से वो जो इतना लंबा स्ट्रेच है वो बहुत सीमित हो गया है, कूड़े का स्ट्रेच। ऐसे ही हम उसको कम करते करते पीछे लैंड फिलिंग करा के उसको लेवल करा के कोशिश है कि वहाँ पे बेंचेस वगैरह लगाई जाए, एक तरफ कॉम्पैक्टर मशीन लगाई जाए। अगर नहीं, कोशिश पूरी रहेगी, पूरी जान लगा देंगे कि वो एक वहाँ पे तो कॉम्पैक्टर बहुत ज़रूरी है। जो 10 ट्रक का कूड़ा है वो एक बार में वो मशीन अपने अंदर रख लेती है कंप्रेस करके कूड़े को। उसके बाद जैसे ही वो फुल होगी तो वो जाके दूसरी वो चली जाएगी और दूसरी वहाँ पे लगा दी जाएगी, जो एक प्रोसेस होता है उसका। तो कोशिश यही है, और जो बाकी बचा हुआ एरिया है उसको ऑफ कोर्स हमें यूटिलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है, वरना फिर वहाँ कूड़े की गाड़ियाँ वहाँ कूड़ा डालना शुरू कर देंगी। तो इस पे भी इंशाल्लाह प्रपोजल्स बना रहे हैं, आप लोगों से पूरे सजेशंस लेंगे कि किस तरह से उस एरिया को ब्यूटिफाई किया जा सकता है। और रही बात अवेयरनेस की, क्योंकि यहाँ काफ़ी उस पर फोकस है, अवेयरनेस भी इंशाल्लाह मैं अपने लेवल पे पूरी तरह अवेयरनेस कैंपेन चलाऊँगी, जिस हिसाब से भी हो सकता है NGOs के थ्रू, RWAs के थ्रू, या मैं अपने लेवल पे खुद जहाँ भी मीटिंग्स हैं, जहाँ भी बैठेंगे उस हिसाब से अवेयरनेस। फिर लेकिन जिम्मेदारी फिर वहीं यहाँ की आवाम की है कि उस अवेयरनेस को पूरी तरह से अब्जॉर्ब करें और उस पर ध्यान दिया जाए कि किस तरह से काम हो रहा है। बाकी मेरे हिसाब से यही सारे मुद्दे हैं, और इन्हीं में और डिटेल्ड आप लोगों ने पॉइंट्स रखे हैं। तो एक मीटिंग में तो देखिए अभी थोड़ा जितना ऊपरी तौर पे बात हो सकती है वो हुई है। इंशाल्लाह एक एक मुद्दे को डिटेल में आप लोगों के साथ बैठ के डिस्कस करेंगे और जो भी आपके सजेशंस होंगे उस पर इंशाल्लाह काम करेंगे।